चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास के पार्ट 2 है वीडियो, है ना। तो सेकंड है, इसी तरह सीरीज आते जाएगी। तो पहला वीडियो आप लोग पहले देखना, फिर इसमें आइएगा। तो उसमें पहला वीडियो जो पाषाणकालीन प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो गया था, जो हम इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा एक ऐतिहासिक काल। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक के बारे में, मतलब बताऊंगा। आदि ऐतिहासिक काल तो हम लोग के यहाँ मिलता नहीं है, इसके आगे का बताऊंगा मैं, जो इतिहास में हम लोग जाएंगे आदि ऐतिहासिक काल। तो ये था आपका 2300 से 1750, ये BC में था। ईसा पूर्व में था 2300 से 1750 ईसा पूर्व। मतलब पहले का पढ़ है ना, तो पिछला मतलब पिछले साल हम लोग ये 2020 या 22 चला जो भी, उसके पहले जाएंगे तो इसमें कवर होगा। समझ गए? अब इसमें हम लोग का साक्ष्य नहीं मिलता। ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालीन है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3000 से 1500 लगभग मान्यता है, यह ऋग्वैदिक काल का, उसमें 1500 से उन लोग का कितना था, 600, फिर 1500 से 1000, तो लगभग 3000 से उस सिंधु घाटी का है, 3000 से 1500 के आसपास। तो उसी टाइप का कालीन है सिंधु घाटी का। इसमें भी इसी में मतलब क्षेत्र, मतलब यही उसी टाइम पीरियड में था। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। तो हम लोग अगला सीधा पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। इसका पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। इसमें समझे? इसमें का ठीक है। ऐतिहासिक काल के बारे में क्या जानेंगे, इसको याद रखना। अब वैदिक काल क्या है? अब ऐतिहासिक काल का एक लिस्ट भी है, कौन कौन से काल इसमें आते हैं। ये भी इसमें 3 भाग में बटा हुआ है। इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। इसको पहले बता चुका था मैं। ये लगभग प्राचीन का आपका, अभी जैसे काउंटिंग कर रहा था आपका ऋग्वैदिक काल से लगभग 1500 से, है ना। 1500 से आप से चालू करके आप 1000 तक, इसमें 1000 ईस्वी तक ये आपका BC रहेगा। ये AD क्या है, AD तक। ये ईसा पूर्व है 1500 से 1000 ईस्वी तक, मतलब वर्तमान में आ गए। फिर ये 1000 से आपका देखिए, 1000 से आपका ये 1741 तक हमारा मध्य भारत का इतिहास है, मध्य छत्तीसगढ़ का इतिहास। प्राचीन, इसमें जितना भारत उरत बोलते होगा निकल गया मुँह से, वो सब छत्तीसगढ़ कर लेना, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक इसका हुआ था 1741 तक था। तो 41 से मान लीजिए अंग्रेजों का मराठा आया, ये 1947 तक, इसको याद रख लेना। ये सब ईस्वी में है, AD। ठीक है, ये भी AD में है। ये बस आपका प्राचीन है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्राचीन को पढ़ेंगे, फिर मध्य पढ़ेंगे, फिर आधुनिक पढ़ेंगे। ऐसे क्रम वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। समझ में आया? तो इसी का सीरीज आगे बढ़ेगा, पार्ट को मैं बढ़ाते चलूँगा। तो सबसे पहला इसमें आया था वैदिक काल। एक वैदिक काल, ज़्यादा कुछ नहीं में इसमें हम लोग का बहुत कम जानकारी मिलती है। इसमें 1500 से 600 ईस्वी तक ये चला था। वैदिक काल का पीरियड है, इसको याद रखना, हेडिंग के रूप में आप लोग डालना। तो अब बेसिकली इसमें बताता हूँ। वैदिक काल 2 तरह के थे। एक तो ऋग्वैदिक काल था, उस टाइम में ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, जिसको पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है। ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल क्या बोला जाता है। ऋग्वैदिक काल को क्या बोल रहा हूँ, पूर्व वैदिक काल भी बोला जाता है। इसको लिख देता हूँ, पूर्व वैदिक काल। चाहे इंडिया लो हो चाहे छत्तीसगढ़, सेम रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। उसी टाइम पीरियड का है, तो सब भारत में पूरा वही लागू होगा। एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद काल में इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम में, इस काल में ऋग्वैदिक काल की घटना हुई थी, मतलब ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, रचना हुई थी। तो इसका है 1500 से 1000। ये सब ईसा पूर्व है ना, BC में है, इसको याद रखना। पहले का पढ़ा ये है 1000 से ये 600,
600 BC तक, इसको याद रखना। समझ गए? ऋग वैदिक काल में ये इसका काल का मैं बता दें इसमें। अब इसमें उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, भारत के लेवल में बता दें थोड़ा। तो भारत में उस टाइम में 3 वेद की रचना हुई थी इस टाइम में, उत्तर वैदिक काल में। बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन भी आए थे। ऋग वैदिक काल में तो ग्रामीण जीवन था, फिर वहाँ से ये इन लोग डेवलपमेंट हुए उत्तर वैदिक काल में, इन लोग का विकास होते गए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बोलोगे ना, छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में इसको कोई साक्ष्य उच्च ज़्यादा कुछ मिला नहीं, इसमें कोई प्रमाणित रूप से हम लोग नहीं कह सकते कि उस काल का जो हम लोग का हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ही प्रभाव था, क्योंकि उनका विस्तार यहाँ तक पहुँचा ही नहीं था। ये वहाँ उत्तर भारत में ही तक सीमित थे, कि कहाँ आपका गंगा नदी की घाटी के आसपास क्षेत्र में सीमित थे, और विंध्याचल पर्वत थे वहीं तक भौगोलिक क्षेत्र था, और बाकी सप्त सिंधु प्रदेश में लोग फैले थे। ऋग वैदिक काल कहाँ थे, जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है ना, उसी के लाइन में, मतलब जो पाकिस्तान के एरिया है वहीं, जो 7 नदियों का जो संगम है उसी स्थल में लोग फैले थे ऋग वैदिक काल। बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, इन लोग धीरे धीरे इधर बट गए। कहाँ आया, ये इलाहाबाद के आसपास के समीप, मतलब इन लोग वहाँ विस्तारित हो गए, गंगा घाटी के आसपास। इन लोगों को दक्षिण में विस्तार सिर्फ और सिर्फ विंध्याचल पर्वत था MP में, वहीं तक था। ठीक है, समझ गए? और यही जो है ऋग वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ। ऋग वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ मध्य भारत में, लेकिन दक्षिण में नहीं हुआ था। इसको वही बता रहा हूँ मैं कि मतलब इसमें दक्षिण में हुआ ही नहीं था। हुआ नहीं है तो छत्तीसगढ़ में वर्णन कहाँ मिलेगा, इसका ही नहीं वर्णन। ये ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ है ही नहीं। जो कश्मीर का जो मुंज पर्वत से लेकर ना विंध्याचल पर्वत था, वहाँ तक वर्णन था। ये था आपका कश्मीर जिला है, उसका एक मुंज पर्वत था। अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक के क्या था, ये मतलब फैला था। इसको याद रखना, मुंज पर्वत से विंध्याचल पर्वत। ठीक है, और इसके बाद हम लोग के छत्तीसगढ़ में कुछ उल्लेख नहीं है, इसको छोड़ देना। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में, सेकेंड का बता रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल इसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत में इसमें। तो चलिए, इसमें से 1000 से 600 BC। तो उत्तर वैदिक काल के दौरान क्या होता है, उत्तर वैदिक काल हुआ ना तो आर्यों का प्रसार जो मध्य भारत सहित ना, इन लोगों का थोड़ा विस्तार दक्षिण तरफ भी फैलना चालू कर दिए लोग। क्या बोल रहा हूँ जी, इसमें विस्तार क्या हुआ, दक्षिण भारत में क्या हुआ, फैलना इन लोग चालू किए। इसको याद रखना। उनके नीचे तरफ भी मतलब क्या हुआ, बढ़ना चालू हुआ। लेकिन और फिर छत्तीसगढ़ में तो हुआ ही होगा, क्योंकि दक्षिण में है तो छत्तीसगढ़ थोड़ा बहुत असर ऐसा नहीं होगा। अब इनका प्रमाण के रूप में बताता हूँ, प्रमाण कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है कि विस्तार था कि नहीं था। तो विंध्याचल पर्वत का तो विस्तार था। इसका बाद एक प्रमाण के रूप में आप लोग देख सकते हैं, पहला एक कौशिकी ब्राह्मण था। कौशिकी एक ब्राह्मण ग्रंथ था। क्या था जी, बोल रहे ब्राह्मण एक ग्रंथ था। तो इसमें क्या मिला, विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिला है। किसका मिला, विंध्याचल पर्वत का क्या मिला, इसमें उल्लेख मिला है। इसी टाइमिंग में ही जो हमारा जो नर्मदा नदी, क्योंकि विंध्याचल पर्वत के पास में है तो नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा है। उन्होंने क्या किया है, नर्मदा नदी को रेवा नदी के उल्लेख कहाँ किए हैं, उत्तर वैदिक काल में हम लोग को उल्लेख मिलता है। और एक कौशिकी ब्राह्मण है, एक सतपथ ब्राह्मण है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इसमें देखते हैं। तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ क्या, तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ना समुद्र जो क्या है पूर्वी और पश्चिमी में बटे, जैसे पूर्व और पश्चिमी, पूर्व और क्या है पश्चिमी में इधर उधर मतलब क्या हुए, बटना चालू हुए। इसको याद रखना।
सॉरी, इसमें मतलब उन लोग का भी पूर्वी जो समुद्र है, समुद्र का क्षेत्र बटा है। पूर्वी और पश्चिमी समुद्र में जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है ना, वो दोनों का वर्णन हमको मिलता है कि इसमें सतपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण में क्या है, विंध्याचल पर्वत का हम लोग को उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ है, वहाँ हम लोग को उल्लेख प्राप्त होता है। सतपथ ब्राह्मण में समुद्रों का वर्णन है, जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का। इसी काल में ना, उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में ये लोग पहुँचे वहाँ। इसके पहले इन लोग नहीं थे, क्योंकि अब नीचे तरफ आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं छत्तीसगढ़ में नहीं पहुँचेंगे। छत्तीसगढ़ में भी इन लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि ऋग्वेद काल में इन लोग तो उल्लेख नहीं मिला है। विंध्याचल पर्वत तक सीमित थे इन लोग, तो उसके इस पार मतलब उन लोग का आना जाना नहीं था, क्योंकि बड़ा पर्वत होगी, पार करना वो भी बहुत मुश्किल था। अब एक आध दो लोग घूमने उमने आएंगे तो अलग मैटर है, लेकिन प्रमाण उसका कुछ नहीं मिला कि थे कि नहीं नहीं। घूमने के लिए तो बहुत लोग आए होंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका। और इसके बाद चलिए, ये उत्तर वैदिक समाप्त है 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद रामायण कालीन को पढ़ते हैं। रामायण कालीन हम लोग के मतलब छत्तीसगढ़ में क्या क्या मतलब मान्यताएं हैं, क्या क्या धारणा रखते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। रामायण काल के बारे में जानिए, है ना। अगला टॉपिक है, उसके बाद जैसे वैदिक काल के बाद सीधा रामायण काल में आना है हम लोग को। अगला युग है, इसमें जो वैदिक काल में एक नाम बता देता हूँ इसका। मैं बस्तर को इन लोग क्या बोलते थे, बस्तर को उस टाइम में इन लोग, जो बस्तर हमारा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, इसमें दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था बस्तर को। उत्तर वैदिक काल, मतलब वैदिक युग के वैदिक काल में, इसको याद है, ठीक है। फिर आते हैं हम रामायण काल। अब रामायण का हमारे कई सारे स्थल मिलते हैं रामायण काल में, है ना। कई जगह हम लोग का, इन लोग का प्रवेश द्वार उसको मानते हैं कोरिया जिला को, मतलब श्री राम का जो वन गमन पथ है, बोलते हैं कि यहाँ उनका निवास स्थान था, बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। उस टाइम रामायण काल जब हुआ ना, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल का नाम से जाना जाता था। कि कौन से नाम से जाना जाता, दक्षिण कौशल। और उत्तर कौशल आपका जो अयोध्या वाला था एरिया, यूपी वाला एरिया था आपका। तो राजधानी क्या थी, कुशस्थली को ही राजधानी इसकी थी हम लोग की दक्षिण कौशल की। तो इसका मैं थोड़ा बताऊंगा, इसका मैं थोड़ा वो बता देता हूँ। तो यहाँ उस टाइम में ना, इनको हम लोग का मान्यता है छत्तीसगढ़ में कि उनके द्वारा रामायण, जब श्री राम जी आए, भगवान श्री राम आए, उनका हमारे छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। उनके द्वारा कई सारे जो कृतियाँ हुई, जो कांड उन हुआ, जो भी दंडकारण वन में घूमे, जब सीता का हरण हुआ, तो उस समय तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ हम ही लोग के यहाँ मतलब उन जो भी घटना हुई, जो रावण वन सीता हरण हुआ है, तो कई कांकेर उनके के आसपास के क्षेत्र में वहाँ माने जाते हैं। तो उनके बारे में मैं बताऊँगा इसमें का, समझ गए। चलिए बताता हूँ इसमें का मैं, ठीक है। तो पहला तो ये याद रखना, मैं जगह वगह बताऊँगा, सब बताऊँगा इसमें, जगह वगह को बता दूंगा इसमें का मैं, कहाँ का विस्तारित था, ठीक है। चलिए बताता हूँ इसमें का। तो ये हमारे जो छत्तीसगढ़ का क्या नाम था उस टाइम में, दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है, दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल कौन था, दक्षिण ये है तो उत्तर तो हो गई ना। तो उत्तर कौशल उत्तर प्रदेश को बोला जाता था, इसको याद है। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या वाला एरिया था उसका वाला, इसकी राजधानी थी कुशस्थली। इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी बता रहा हूँ इसमें, कुशस्थली। इसका नाम था श्रावस्ती। क्या था, श्रावस्ती इसका नाम था।
कुशस्थली था, श्रावस्ती था। इसकी राजधानी देखिए इसमें बताता हूँ। इसमें उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, दक्षिण कौशल की राजधानी आपका क्या थी? कुशस्थली थी। इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। अब बस्तर को इस काल में क्या कहना था? बस्तर का भी नाम लोग, बस्तर के लोग क्या बोलते थे? दंडकारण बोलते थे, दंडकारण्य। बस्तर को उस टाइम में क्या बोला? दंडकारण था। इसकी राजधानी थी मधुमंत। बस्तर की राजधानी क्या थी? मधुमंद इसकी राजधानी थी। इसको याद रखना। तो तीन देखे, तीन मतलब स्थल को बता दूँ, इसमें उल्लेख कर दूँ इसमें का। अब दंडकारण प्रदेश, इसको इस टाइम में मतलब दंडकारण का बता रहा हूँ। इक्ष्वाकु का एक इक्ष्वाकु नाम का शासक था, उसका एक पुत्र था दंड। दंडक का साम्राज्य उस टाइमिंग में था इसी दंडकारण क्षेत्र में, जो बस्तर का क्षेत्र है वर्तमान में जिसको बोला जाता है। इसमें क्या था? एक दंडकारण नाम, दंडक नाम का व्यक्ति था, इक्ष्वाकु का पुत्र था। तो दंडक के नाम के आधार पर इसका नाम जो है दंडकारण पड़ा। उसी के कारण क्या बना? दंडक के नाम पर दंडकारण बना। और जो रामायण महाकाव्य काव्य में देखे होंगे, जो बुक लिखा हुआ है महाकाव्य, उसका दंडकारण का काफी जिक्र है। क्योंकि दंडकारण वन में ही उनके द्वारा मतलब काफी विचरण किया गया था दंडकारण में। दंडकारण ये मतलब दंड का मतलब वन, आरण्य मतलब जुड़ा है, तो इसमें क्या वन है? वन, तो ये है वन। तो समझ गए, दंडक के शासक था, उसी के नाम पर दंडकारण ये पड़ा। बस्तर का वो बोला जाता था, जो बस्तर, इसमें ऐसा नहीं कि बस हम लोग छत्तीसगढ़ का सीमित था, इसके अगल बगल भी क्षेत्र सीमित है। इधर इधर तेलंगाना, महाराष्ट्र, इधर उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित था। इसमें दंडकारण में इतना पूरा क्षेत्र कवर होता था ऐसे करके, इसको याद रखिए। समझ गए? अभी इसको बताता हूँ, दक्षिण कौशल की राजधानी इस पड़ा कैसे। तो दक्षिण कौशल की ये नाम था, तो इसके बारे में थोड़ा इसको बहाल लाओ, दक्षिण कौशल के बारे में। तो दक्षिण कौशल जब ना के राजा कौन थे? भानुमंत थे। इसके एक राजा थे उस टाइम, भानुमंत। भानुमंत नाम का एक व्यक्ति था, राजा था। इसकी एक पुत्री थी कौशल्या, पुत्री का नाम था कौशल्या। कौन थे? पुत्री का नाम कौशल्या था। तो इसका विवाह कौन हुआ? उत्तर कौशल के राजा, मतलब ये यूपी में थे, श्रावस्ती उसकी राजधानी थी। ये तो बाद में बना। इसके उत्तर कौशल में कौन थे? दशरथ था। उत्तर कौशल में कौन था? एक उत्तर कौशल के राजा कौन थे? दशरथ थे, ठीक है। अब क्या हुआ? इसका जो भानुमंत का क्या था? कोई बेटा उटा नहीं था, पुत्र तो नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी, एक पुत्री थी कौशल्या। उत्तर कौशल में कौन था? दशरथ था। तो इसका दशरथ का विवाह इसके कौशल्या के साथ हुआ, जो पिता कहलाते हैं दशरथ, राम के पिता, और कौशल्या उनकी माता। तो इनमें जो हुआ ना, ये देखिए इसमें बताता हूँ। इसमें दोनों का जब हुआ, कौशल, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल, ठीक है। कौशल्या और दशरथ दोनों का बताता हूँ इसमें मैं। इनका भी हुआ, तो ये क्या हुआ? जो जीता ये हुआ ना, तो इसका पुत्र न होने के कारण ये दक्षिण कौशल को इसको दे दिया, इसको इसके हाथ में आ गया, दशरथ के हाथ में। अब इसी के अंतर्गत में इसको मिल गया, दहेज वहेज के समझ मान लो, समझ दहेज के रूप में मान लो, तो इनको दे दिया गया। इनका जन्म हुआ था रायपुर में, कौशल्या जी का जन्म हुआ था रायपुर में हुआ था, वो भी चंद्रकुरी में। रायपुर के चंद्रकुरी नामक जगह था, वहीं इसका जन्म हुआ था। इसी के इन्हीं के याद में कौशल्या जी को 1973 में क्या किया गया? मंदिर बनाया गया। कौशल्या जी की याद में चंद्रकुरी में ही, यहाँ चंद्रकुरी में क्या 1973 में क्या बनाया था?
मंदिर बनाया गया है, इसको याद रखना। अब श्री राम, अभी उनके बड़े बेटे थे श्री राम, दशरथ के राम, तो अब इनका शासन आया। राम जब आए तो उनको मिला, दोनों क्षेत्र को उनका मतलब राजा बने। अब राजा राम जब हुए, मतलब राम के पुत्र थे लव और कुश, दो बेटे थे लव और कुश। अब ये बड़े हुए तो कुश इसके लिए आपका ये छोटा भाई था। अब इसमें कौन बड़ा था पता नहीं, छोटा बड़ा कौन था इसमें, तो बड़ा है लव, लव ही लग रहा था मेरे को, तो इसी को मिला। फिर दूसरा में इसको, ये इसको ऊपर वाला मिला उत्तर कौशल का, ये वाला क्षेत्र उत्तर कौशल किसको मिला, दक्षिण हमारा छत्तीसगढ़ एरिया, इसको कुश स्थली इसको मिला। तो इन्हीं के नाम के अनुसार जो श्रावस्ती थी, अभी अयोध्या जो बोला जाता है श्रावस्ती इसकी राजधानी, ये लिखा हूँ इसमें, ये श्रावस्ती, इसको अयोध्या का क्षेत्र जो अभी फैजपुर बोलते हैं, अयोध्या, अयोध्या वाला एरिया ही आपका क्या है श्रावस्ती, जिसका वर्तमान नाम फैजपुर, फैजपुर या फैजाबाद कुछ बोलते हैं उसको, देख लेना उसको आप लोग नाम। तो वहीं क्या हुआ, इन लोग इनका अपना राजधानी बना लिए थे उस टाइम में। अब इनका जो ये तो चलो मैं बता दिया इसमें का कहाँ कहाँ इन लोग की राजधानी बनी। अब इनका जो राम जी का जो कहाँ कहाँ से एंट्री मारे थे और क्या क्या मतलब उनके अवशेष में प्राप्त हुए इस कालीन में, जो रामायण कालीन में क्या क्या अवशेष मिले उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो राम का जब आगमन हुआ तो सबसे पहले वो ऐसे मतलब कहोगे तो बहुत सारे मिले थे, लेकिन अभी जो बहुत सारे स्थल हैं लेकिन सभी को इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जनश्रुति के अनुसार ही, मतलब कोई परफेक्ट नहीं, हम लोग गारंटी नहीं देते कि मतलब राम जी यहाँ आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि राम जी यहाँ वनवास के लिए आए थे और यहाँ उनके साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, ऐसा मतलब माना जाता है। तो सबसे पहले वो कदम रखे थे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। क्या बोला, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो यहाँ एक जगह है सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका, एक घाघरा भी है यहीं पर, सीतामढ़ी घाघरा, सीतामढ़ी घाघरा और सीतामढ़ी हरचौका। तो यही इसको बोलते हैं राम जी का, भगवान राम का क्या है प्रवेश द्वार, क्या है प्रवेश द्वार हमारे छत्तीसगढ़ में, पहला प्रवेश द्वार यहाँ यहीं से मतलब हुआ था, ऐसा माना जाता है सीतामढ़ी हरचौका से। ये आपका कोरिया जिला के आसपास बगल में है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अभी नया जो जिला बना है, इसको याद रखना। दूसरा फिर गए इन लोग सरगुजा गए, कहाँ गए, आपका सरगुजा संभाग के अंतर्गत ही सरगुजा गए। तो यहाँ एक रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में, और सूरजपुर में फैला उसका रामगढ़ पहाड़ी का, तो इसमें बेसिकली आपको सरगुजा याद रखना है। तो सरगुजा में है आप एक जोगी मारा गुफा, सीता बेंगरा गुफा लिखो, सीता बेंगरा गुफा, एक लक्ष्मण बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है। एक हाथी पोल की गुफा है, हाथी पोल गुफा। लिखने में टाइम लगेगा इसलिए थोड़ा मैं बोलूँगा अभी, क्या कि बहुत समय लगेगा। एक जो किष्किंधा की गुफा भी उपस्थित है, किष्किंधा, इसको याद रखना, किष्किंधा की गुफा भी इसमें क्या है उपस्थित है, इसको याद रखिएगा। सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, हाथी पोल गुफा, किष्किंधा की गुफा, इसको याद रखना, सरगुजा में उपस्थित है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद इन लोग गए रायगढ़ में गए, कहाँ गए, अब रायगढ़ गए। ये 3 जगह 4 जगह याद रखना, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी पोल गुफा, और ये थे आपका किष्किंधा गुफा, इसको याद रखना। रायगढ़ में जब ये गए, एक था नाम जो राम झरना मिला हमको, राम झरना जो है वहाँ उपस्थित है रायगढ़ में। जब इस ऐसा मतलब माना जाता, जब राम मतलब सीता जी को जब प्यास लगी थी उस टाइम में, माँ सीता को, तो श्री राम ने क्या किया था, अपने बाण से क्या किया था, जो धनुष चला के इस झरने का निर्माण किया था, इस झरने का क्या किया था, निर्माण किया था पीने के पानी के लिए, इसको याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आना, फिर जांजगीर चांपा में आना है हम लोग को। जांजगीर चांपा में इनका मिलता है एक स्थान है खरोद,
कि इनका मिलता है, खरोद नाम है, जगह का नाम है। तो यहाँ खरदूषण साम्राज्य मिलता है। एक खरदूषण नाम का व्यक्ति था इसमें। खरदूषण का क्या मिलता है? साम्राज्य मिलता है इसमें। किसका मिलता है? खरदूषण का क्या मिलता है? साम्राज्य मिलता है। तो ये इनको एक मंदिर भी है, मतलब उसको 1.25 लाख छिद्र उसका युक्त है, शिवलिंग पर स्थापित किया है उसमें, लक्ष्मण द्वारा किया गया था। लक्ष्मण द्वारा क्या किया था? 1.25 लाख छिद्र वाला एक शिवलिंग स्थापित किया था। अब जो उसको लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर ही बोला जाता है। जो लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर है अभी, तो उसके गर्भगृह में क्या है, जिसको लाखा चौर मंदिर बोला जाता है। लक्ष्मेश्वर मंदिर को क्या बोला जाता है? लाखा चौर मंदिर भी बोला जाता है। यहीं खरोद में उपस्थित है एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसको बोला जाता है लाखा चौर मंदिर भी, इसी को बोला लाखा चौर। लाखा चौर मंदिर, इसको याद रखना, ठीक है। तो उसके गर्भगृह में उपस्थित है, 1.25 लाख उसमें छिद्र शिवलिंग पर उपस्थित है। मतलब किनके द्वारा स्थापित किया गया था? लक्ष्मण जी के द्वारा। इसको याद रखना। एक था, दूसरा जगह एक है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण ये भी आपका कहाँ है? आपका यही है, जांजगीर चांपा में। तो यहाँ ही बोलते हैं कि माता जो सबरी के, मतलब इसने जूठे बेट खाए थे। सबरी के जूठा वाला बेर, मतलब बेर, जूठा वाला मतलब जूठा बेर इनके द्वारा खाया गया था, राम के द्वारा। ऐसी मान्यता है। सबरी के जूठे बेर इन्होंने क्या किए? चखे थे शिवरी नारायण में। ठीक है। इसके बाद हमको आना है बाढ़ नवापारा, बड़ौदा बाजार में आना है। बड़ौदा बाजार के अंतर्गत आना अगला। अब बाढ़ नवापारा अभयारण्य, इसमें स्थित तुतुरिया और वाल्मीकि आश्रम, जो वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था उस टाइमिंग में। क्या बोल रहा हूँ इसमें का? देखो बताता हूँ इसमें का मैं। ये बड़ौदा बाजार देखिए। बड़ौदा बाजार में क्या होता है? अभयारण्य, मतलब जो बाढ़ नौपारा अभयारण्य में क्या है? बड़ौदा बाजार में बाढ़ नौपारा अभयारण्य है, उपस्थित है। और कुछ हिस्सा उसका उसमें भी है। कहाँ है आपका? ये महासमुंद में भी कुछ आता है उसका, पूरा एरिया नहीं आता है। तो तुरतुरिया एक जगह का नाम है, तुरतुरिया यहाँ जगह का नाम है। तो यहाँ वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि क्या है? यहाँ आश्रम उपस्थित है। वाल्मीकि क्या आश्रम यहाँ पास उपस्थित है, इसको याद रखना। और यही मानते हैं लव कुश का जन्म स्थल हुआ है। लव कुश का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, इसको याद, जन्म हुआ था, इसको याद रखना। और ये सभी तुरतुरिया, ये बोल हम वाल्मीकि आश्रम, ये कहाँ है? बाढ़ नवा अभयारण्य, बाढ़ नवा पारा अभयारण्य में क्या है? उपस्थित है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया बड़ौदा बाजार के बारे में। अब बताता हूँ एक, उसके बाद इन लोग गया धमतरी गए। 6वां नंबर का धमतरी याद रखना। कहाँ गए? इनके द्वारा धमतरी गया। अब धमतरी में इन लोग क्या किए? धमतरी में है इसमें सिहावा एक है, जगह है सिहावा पर्वत। तो यहीं एक श्रृंगी ऋषि आश्रम था। उसी टाइमिंग का श्रृंगी ऋषि का क्या था? आश्रम था, ठीक है। इसको स्थित था, उपस्थित था, इसको याद रखना। फिर इसके बाद बताता हूँ मैं एक, फिर इन लोग गए मतलब कांकेर में एक मिलता है, नीचे तरफ आते जाना। अगर मैं, जरूरी नहीं है कि उन लोग मतलब चले होंगे, लेकिन उनके साक्ष्य मिले हैं, इनका मैं बता रहा हूँ, इसमें वर्णन कर रहा हूँ। कांकेर में बोलते हैं सीता हरण हुआ था। सीता का हरण, सीता हरण, माँ सीता का हरण, मतलब
कहाँ से हुआ, मतलब पंचवटी से, जो कांकेर के पंचवटी स्थान से हुआ, इसको याद रखना। एक दंडकारण था। दंडकारण कहाँ था, बस्तर। दंडकारण कहाँ है, बस्तर में है, याद रखना। तो रामायण के जब अरण्य कांड हुआ था, जो सॉरी महाकाव्य जब बना था रामायण का ना, तो उस महाकाव्य में इसी का उल्लेख है, इसमें अरण्य कांड है। अरण्य कांड में दंडकारण का उल्लेख है। दंडकारण्य का उल्लेख कहाँ है आपका, अरण्य कांड। अरण्य कांड कहाँ है, रामायण में। रामायण में है, उसका महाकाव्य में मतलब बुक में उपस्थित है, जब लिखा गया उसी में उल्लेख है, दंडकारण का वन में। क्योंकि वनवास के दौरान अधिकतम मतलब समय तक यहीं उन लोग व्यतीत किए थे दंडकारण। जब वनवास हुआ था उस टाइम में अधिकतम समय तक कहाँ व्यतीत किए थे, दंडकारण में। इसको याद रखना, जो 14 वर्ष का मतलब वनवास था इनका। तो लगभग इन लोग, हम लोग मानते हैं, हम लोग के यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग 10 साल लगभग यहीं थे। 10 साल कहाँ थे, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में थे। अभी राम वन गमन पथ मतलब एक बना है, राम वन गमन पथ। इसके तहत जो भगवान राम द्वारा जो जहाँ जहाँ मतलब उनका विशेष जगह वहाँ कर उनका जो एक मंदिर या कुछ भी मतलब बनाया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा, आपस में लिंक किया जाएगा। तो उन लोग चयन किया है, छत्तीसगढ़ वाले ने 51 स्थल चयन किया है। ठीक है, ये 2019 से मतलब ये चालू हो गया है, शुरुआत हो गई बनने के लिए। कौशल्या मंदिर से चालू हुआ है, इसको याद रखना। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी के धन्यवाद। ये था आपका रामायण काल। इसके बाद में आगे का मैं इसमें बताऊंगा। चलो, रामायण काल के बाद आएंगे महाभारत काल आएंगे, उनका मैं वर्णन इसमें दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।